गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल। माई सेल्फ निकिता पुरवार। एंड जैसा कि हमने जो अभी तक पार्ट नंबर हमारा जो चैप्टर नंबर सेकेंड है उसका पार्ट नंबर फर्स्ट और सेकेंड पढ़ चुके हैं। जो हमने पार्ट नंबर सेकेंड था उसमें हमने क्या पढ़ा था, हमने एटॉमिक नंबर, मास नंबर, आइसोटॉप्स और आइसोबार्स के बारे में हमने पढ़ा था। अब हमको जो आगे स्टडी करना है वो पढ़ना है एटॉमिक मॉडल्स के बारे में। अब एटॉमिक मॉडल्स क्यों दिए गए? सबसे पहले एटॉमिक मॉडल्स को क्यों प्रपोज किया गया? क्योंकि हमको पता है कि हमारे जो हमने अभी तक ये तो डिस्कवर हो गया था कि जो एटम है ना, वो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बनता है। ये तो क्लियर हो गया था क्योंकि हमने क्या देखा था कि हमने अलग अलग एक्सपेरिमेंट अभी तक पढ़ा, उसमें देखा हमने कि क्या है, जो हमारा एटम है वो बनता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन उसमें पाए जाते हैं। बट उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, यानी किस तरह से किसी एटम में जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो हम कह रहे हैं कि पाए जाते हैं, तो कहाँ पाए जाते हैं, किस तरह से पाए जाते हैं, है ना, उनकी जो पोजीशन होती है वो क्या होती है, किस तरह से वो एक ही एटम में किस तरह से स्टेबल है, इन सारे के बारे में हमको पता नहीं चला, अभी तक हमने पढ़ाई कहाँ है ना। तो इसको भी पता करने के लिए अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग प्रैक्टिकल्स किए। जो सबसे पहला जो मॉडल दिया गया वो दिया था थॉमसन ने, तो उसे हम क्या कहेंगे, थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल। और उसके साथ ही साथ इसकी लिमिटेशंस भी पढ़ेंगे, यानी कि हम लिमिटेशंस पढ़ेंगे तो वहीं से हमको क्लियर हो जाता है कि कहीं ना कहीं इस मॉडल में क्या था, कुछ ड्रॉबैक्स थे, इसीलिए क्या हो गया, इसकी कुछ लिमिटेशंस होगी। तो इसके बाद अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग अपने क्या एटॉमिक मॉडल दिए थे। तो सबसे पहला जो पढ़ रहे हैं वो हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, थॉमसन के एटॉमिक मॉडल के बारे में। तो स्टार्ट करें हम। After the discovery of electrons and positive rays, Sir J.J. Thomson first of all assumed an atomic model। यानी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी के बाद कहीं ना कहीं उनको क्लियर तो करना था कि किसी एटम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन पाए जा रहे हैं। सबसे पहले ये ध्यान रखना, जब J.J. थॉमसन ने मॉडल दिया तब तक क्या था, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स की डिस्कवरी हुई थी। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी काफ़ी लॉन्ग टाइम बाद हुई है, ठीक है। इसीलिए हमको क्या करना है, सबसे पहले जो J.J. थॉमसन ने जो मॉडल दिया था वो किस पे, सिर्फ इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव रेज यानी प्रोटॉन की जो स्थिति थी, यानी इसकी जो पोजीशन थी, उनको एक्सप्लेन करने के लिए दिया गया था। J.J. थॉमसन फर्स्ट ऑफ ऑल अज्यूम्ड एन एटॉमिक मॉडल अकॉर्डिंग टू हिम। तो उनका क्या कहना था, एन एटम इज अ स्पेयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इन विच इलेक्ट्रॉन इक्वल टू पॉजिटिव चार्ज आर embedded and distributed. This assumption was based on the British dish plum pudding. Therefore, this atomic model is called plum pudding model also. तो जो हमारे J.J. थॉमसन थे उनका कहना ये था कि एक तरह से इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं और प्रोटॉन्स जो होते हैं उनकी पोजीशन कुछ इस तरह से होती है कि कोई एक प्लम पुडिंग, ये एक तरह से पुडिंग जो देखी आपने, एक डिश होती है, एक तरह से बिस्किट जैसी होती है ना, इस तरह से गोल डिश होती है, उसमें क्या रहता है, पूरी बनी तो वो जैसे बिस्किट तो आटे या मैदे की बनी हुई होती है, बट उसमें क्या होती है, बीच बीच में क्या होते हैं, कहीं ना कहीं क्या होते हैं, थोड़े से बिस्किट, चेरी हुई या कुछ भी दूसरी क्या होती है, ड्राई फ्रूट्स वगैरह होते हैं। इसी तरह से इन्होंने क्या बोला कि इसी तरह से हमारे जो एटम होता है उसका स्ट्रक्चर होता है कि जितने भी पॉजिटिव चार्ज होंगे वो सारे क्या होते हैं, एक पूरी गोले की तरह होते हैं, यानी पूरे एक स्पेयर की तरह होते हैं। ये दिख रहा है आपको? तो इन्होंने क्या बोला है, जो पूरा स्पेयर है वो क्या है, एक तरह से क्या है, प्रोटॉन्स है, और इसमें सेम नंबर में इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इनको ये तो पता था, इतना तो पता था कि जो एटम है वो क्या है, स्टेबल है, और स्टेबल इसी केस में जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या उसमें इक्वल है। तो इन्होंने ये बताया कि जो पूरा स्पेयर है वो क्या है, एक तरह से पॉजिटिव चार्ज है, और उसमें नेगेटिव चार्ज जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इस तरह से क्या है, कई जगह जगह रखे हुए हैं, यानी फैले हुए हैं, तो इनकी पोजीशन कुछ इस तरह से। तो इस तरह से उन्होंने बताया कि जैसे एक ब्रिटिश डिश होती है प्लम पुडिंग, उसी तरह से हमारा एटम होता है, ठीक है। तो इसीलिए इसका नाम क्या है, एक प्लम पुडिंग मॉडल भी दे दिया, क्योंकि उन्होंने इसके कंपेयर किससे किया था, एक डिश से किया था, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, प्लम पुडिंग मॉडल भी हो गया। अदर नेम हम इसको इस तरह से भी देख सकते हैं, जैसे आपने वाटरमेलन यानी तरबूज देखा है ना, उसमें भी क्या होता है, वो पूरा क्या होता है, उसमें जो मेन पल्प होता है वो क्या होता है, रेड होता है, और उसमें बीज कैसे जहाँ तहाँ रखे होते हैं। सेम मॉडल उन्होंने ये बोलने की कोशिश की कि जैसे जो रेड पल्प है वो क्या एक तरह से पॉजिटिव चार्ज है, यानी क्या है, वो सारे प्रोटॉन्स है, और जो बीज सारे हैं जो जहाँ तहाँ रखे हुए हैं वो क्या है, उसके इलेक्ट्रॉन्स है, और जितने नंबर में वो क्या है, पूरा रेड पार्ट है, उतने नंबर में क्या हो जाएंगे, वो इलेक्ट्रॉन्स
पाए जाएंगे। तो इस तरह से उन्होंने मॉडल दिया कि हमारा जो एटम है वो इस तरह से होता है। अदर नेम आर रेजिन मॉडल और वाटरमेलन मॉडल। ऑब्वियसली इनको यही नाम देंगे फिर हम, वाटरमेलन मॉडल भी कह सकते हैं इसको। इन दिस मॉडल द एटमिक साइज इज कंसिडर्ड टू बी 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। और इसमें उन्होंने एटॉमिक साइज क्या बताई, किसी एटम की साइज क्या बताई, 10⁻⁻8 सेंटीमीटर के अप्रॉक्स बताई। तो इस तरह से उन्होंने बताया कि जो हमारा एटम होता है वो कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, अब पॉसिबल है क्या कि ये स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं इनका लॉन्ग टाइम तक रहा होगा? नहीं, बट यही फर्स्ट साइंटिस्ट है जिन्होंने ये बताया कि हमारे एटम का कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होता है। यानी एटॉमिक मॉडल को सबसे पहले जिसने रिप्रेजेंट किया वो कौन थे? जे थॉमसन थे। ठीक है, अब इनके कुछ लिमिटेशन सामने दिख रहा है कि ये जो मॉडल था ये ज़्यादा टाइम तक तो रहा नहीं होगा, क्योंकि इसमें कहीं भी इन्होंने किसी की भी पोजीशन क्लियर नहीं किए, बस ऐसे बोल दिया कि ये यहाँ रहते हैं, ये यहाँ रहते हैं, पर किस कारण से रहते हैं, क्यों रहते हैं, इनका कोई भी रीज़न ये नहीं दिया था। तो इनकी लिमिटेशंस क्या थी इस मॉडल की? दिस मॉडल कांट एक्सप्लेन द रीजन फॉर प्रेजेंस ऑफ नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन विद इन द पॉजिटिव स्पेयर। अब इन्होंने ये थोड़ी बताया, इन्होंने सिर्फ बता दिया कि ये इस तरह से रहते हैं, पर ये रीज़न नहीं दे पाए कि ये इस तरह से ही क्यों रहते हैं। ठीक है, कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इस तरह से और नेगेटिव चार्ज में एम्बेडेड है, बट ये क्यों है, इसका रीज़न क्या, ये नहीं दे पाए। उसके बाद है इट इज़ अनेबल टू एक्सप्लेन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। साथ ही जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है उसके बारे में भी ये कुछ भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए। रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट ऑफ स्कैटरिंग ऑफ हेवी अल्फा पार्टिकल ऑन बोम्बार्डिंग विथ एन एटम कांट बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ दिस। और रदरफोर्ड ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसका भी एक्सप्लेनेशन इनके बेसिस पर तो कहीं से कहीं तक नहीं कर पा रहे थे। तो ये सारी लिमिटेशंस हो गई किसकी? जे थॉमसन के मॉडल की। यानी एक तरह से इसमें कई सारे ड्रॉबैक्स थे, तो ये मॉडल हम कंसिडर नहीं कर सकते हमारे एटम का। ठीक है, इतना तो क्लियर हुआ। अब जो नेक्स्ट मॉडल दिया था इसके बाद, क्योंकि थॉमसन फेल हो गए, अब थॉमसन का मॉडल को कहीं ना कहीं हमको एटम का मॉडल तो चाहिए था, क्योंकि एटम का स्ट्रक्चर पता चलेगा तभी तो हमको एलिमेंट्स के बारे में ढंग से हम क्या कर पाएंगे, स्टडी कर पाएंगे। तो इसके बाद जो सेकेंड मॉडल दिया वो दिया था रदरफोर्ड ने। ठीक है, रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल एंड इट्स लिमिटेशंस। यानी रदरफोर्ड अंकल का भी जो मॉडल है वो ज़्यादातर नहीं चला, बट इनके मॉडल से कुछ मेन पॉइंट्स पता चले थे जिससे एटॉमिक स्ट्रक्चर को फाइंड करने में काफ़ी हेल्प मिली थी। तो हम पढ़े रदरफोर्ड के बारे में। मॉडर्न इन्फॉर्मेशन ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर इज बेस्ड अपॉन एटॉमिक कॉन्सेप्ट ऑफ रदरफोर्ड। जैसा कि मैंने बताया आपको कि जो रदरफोर्ड का मॉडल है वो चला तो नहीं, बट उनकी हेल्प से हमको उस मॉडल की हमको कई हेल्प मिली, काहे कि एटॉमिक स्ट्रक्चर को क्लियर करने के लिए। किस तरह से मिली? ही पब्लिश्ड दिस व्यू इन 1911। इन्होंने कब दिया था ये मॉडल भी? 1911 में। 1911 तक क्या न्यूट्रॉन आ गए थे क्या? नहीं, जो हमने पढ़ा हुआ है उसके अकॉर्डिंग जो न्यूट्रॉन्स की खोज हुई है 1932 में हुई है। यानी इन्होंने भी जो मॉडल दिया था वो सिर्फ किस पे बेस्ड था? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स पर बेस्ड था। ठीक है, ही ऑब्जर्व दैट व्हेन वेरी थिन फॉइल ऑफ मेटल आर बोम्बार्डेड बाय हाईली एनर्जेटिक अल्फा पार्टिकल्स ऑब्टेन फ्रॉम एनी रेडियोएक्टिव एलिमेंट देन फॉलोइंग रिजल्ट आर ऑब्टेन। तो इन्होंने क्या करा, एक फॉइल ली, काहे की एक मेटल फॉइल ली, हम मान लेते हैं वो मेटल गोल्ड थी। ठीक है, उन्होंने क्या करा, एक मेटल फॉइल ली और उस पर क्या करा उन्होंने, हाईली एनर्जेटिक जो अल्फा पार्टिकल्स होते हैं उससे क्या करा इन्होंने, बम्बार्डिंग की। किस तरह से? कुछ इस तरह से दिख रहा है आपको। ये जो हमारा सेंटर पार्ट है ये क्या था, एक तरह से उनका क्या था, एक तरह से क्या है, ये फॉइल है, मेटल फॉइल है, और इस तरह से उन्होंने क्या करा, बम्बार्डिंग की। ठीक है, तो रिजल्ट क्या देखिए इन्होंने, रिजल्ट क्या क्या ऑब्टेन करे, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास स्ट्रेट अक्रॉस द फॉइल। आपको दिख रहा है यहाँ पर कि बहुत सारे जो पार्टिकल्स है वो क्या हो रहे हैं, बिल्कुल सीधे सीधे चले जा रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो रहे हैं, बिल्कुल सीधे सीधे क्या हो रहे हैं, कुछ पार्टिकल्स जो है सीधे सीधे चले जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद सेकेंड क्या ऑब्टेन किया उन्होंने, सम पार्टिकल्स आर डिफ्रेक्टेड फ्रॉम देयर ओरिजिनल पाथ। और कुछ पार्टिकल्स जो दिख रहे हैं वो क्या हो रहे हैं, अपने जो ओरिजिनल पाथ थे, यानी उनको जाना तो सीधे सीधे था, पर क्या हो रहे हैं, वो उनके पाथ से क्या हो रहे हैं, डाइवर्ट हो रहे हैं, है ना, कहाँ हो रहे हैं, और दूसरी पार्ट में चले जा रहे हैं।
उसके बाद थर्ड वन क्या देखा उन्होंने, थर्ड वन उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, 1 आउट ऑफ अबाउट 20,000 पार्टिकल्स रिटर्न बैक टू इट्स ओरिजिन पाथ, यानी 20,000 पार्टिकल्स में से कोई 1 पार्टिकल कुछ ऐसे भी थे जो क्या हो रहे हैं, अपने पाथ में ही वापस रिटर्न हो रहे हैं, जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो इन सारे ऑब्जर्वेशन से उन्होंने क्या देखा, क्या ऑब्जर्व क्या किया इन सारे रिजल्ट से। On the basis of these observations, Rutherford concluded results related to atomic structure and declared nuclear theory, which is as follow। तो इन सारे जो रिजल्ट थे, जो ऑब्जर्वेशन थे, उनके बेसिस पर इन्होंने एक रिजल्ट कंसिडर किया और वही था उनका एटॉमिक स्ट्रक्चर। क्या बताया उन्होंने, मोस्ट ऑफ द पोर्शन इज एन एटम इज hollow because most of the alpha particles pass through the foil। यानी इनका कहना था कि जो हमारा एटम होता है, एटम जो होता है उसका जो मोस्ट ऑफ द पार्ट होता है वो क्या होता है, एम्प्टी होता है, यानी ब्लैंक होता है। ठीक है, क्यों, इनसे पूछा गया क्यों, क्योंकि उन्होंने बोला कि हम मेरा जो था एक्सपेरिमेंट था उसमें बहुत सारे पार्टिकल्स थे जो क्या हो गए, सीधे सीधे स्ट्रेट लाइन में चले गए। तो इस तरह से इन्होंने बताया कि जो हमारा एटम होता है उसका जो सब मोस्टली पार्ट जो होता है वो क्या होता है, एम्प्टी होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बताया उन्होंने, मैक्सिमम मास एंड पॉजिटिव चार्ज ऑफ एन एटम इज कंसर्टेड एट अ सेंटर, दिस इज बिकॉज ऑफ द डाइवर्जन और रिटर्निंग बैक द पार्टिकल विथ 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज एंड 4 mu मास, दिस सेंटर ऑफ द एटम इज कॉल्ड न्यूक्लियस। इनका कहना था कि जो एटम होता है उसमें जितना भी पॉजिटिव चार्ज होता है वो सारा क्या होता है, सेंटर में ही होता है, और इन्होंने सेंटर जो होता है उसका नाम दिया इन्होंने न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस की खोज अब जाके हुई। यानी इनका कहना था कि जो सेंटर पार्ट होता है किसी भी एटम का वो हाईली पॉजिटिव चार्ज होता है, और उस पॉजिटिव चार्ज को क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं, जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा है। अब इनसे पूछा गया कि क्यों आपने कहा कि उसको पॉजिटिव चार्ज, जो सेंटर जो होता है वही क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इनका कहना था कि मेरी बहुत सारी रेज जो थी वो क्या हो गई, वापस उसी डायरेक्शन में आ गई, हाँ, तो इनका क्या कहना था कि जो मेरी रेज थी वो बहुत सारी क्या हो गई, उसी डायरेक्शन में वापस आ गई जिस डायरेक्शन में वो क्या होना था वो गई थी। और उसके अलावा कुछ रेज जो ऐसी थी जो क्या हो गई थी, अपने जो मार्ग जो उनका पाथ था उससे क्या हो गई थी, डाइवर्स हो गई थी। क्यों, इनसे पूछा क्यों हुई वो, तो उनका ये कहना था कि जो मेरे ये रेस थी वो अप्रोक्स क्या, उनका जो चार्ज था वो +2 अप्रोक्स था, है ना, यानी उस पर ऑलरेडी क्या था, पॉजिटिव चार्ज था। तो पॉजिटिव चार्ज ही पॉजिटिव चार्ज से क्या होगा, डिस्ट्रैक्ट होगा। तो इसीलिए इनका कहना था कि इतना सारा इतनी पॉजिटिव चार्ज होने के बावजूद, और उसका मास भी था वो 4 mu अप्रोक्स था, यानी मास भी इसका काफ़ी हाई था, फिर भी क्या हो गई, ये जो पार्टिकल्स है वो वापस बैक आ गए और कुछ डिस्ट्रैक्ट हो गए। तो इनका कहना था कि इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि जो हमारा एटम है उसका सेंटर पार्ट जो है यानी वो क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, और उस सेंटर पार्ट को मैं नाम दे रहा हूँ न्यूक्लियस। और यही न्यूक्लियस आज तक हम कंसिडर करते हैं कि हमारा जो एटम होता है उसका सेंटर पार्ट क्या होता है, न्यूक्लियस ही कहलाता है। क्योंकि रदरफोर्ड का मॉडल जो है अब फेल जरूर हुआ, बट इनका जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो क्या थी कि इन्होंने ये बताया था कि जो हमारा एटम है उसका सेंटर पार्ट क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, और वही हमको क्या आ गया, अभी तक काम आता है। ठीक है, उसके बाद क्या बोला इन्होंने, न्यूक्लियस इज़ वेरी स्मॉल सॉलिड एंड रिगिड पार्ट ऑफ एन एटम। और जो न्यूक्लियस होता है वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा क्या होता है, छोटा होता है, साथ में क्या होता है, छोटे होने के साथ साथ उतना ही क्या होता है, ये सॉलिड भी होता है। ठीक है, तो इस तरह से इन्होंने क्या बताया, अपना मॉडल दिया, किसका, एटॉमिक मॉडल। अब इनके और कुछ क्या अजम्पशंस थे वो भी हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, अब मॉडल, एटॉमिक मॉडल अजम्पशन, तो क्या अजम्स किया था इन्होंने, दिया हुआ है यहाँ पे, ऑन द बेसिस ऑफ अबव कंक्लूजन रदरफोर्ड अज्यूम द न्यूक्लियस मॉडल ऑफ एन एटम। तो हम रदरफोर्ड के मॉडल को न्यूक्लियस मॉडल कह सकते हैं, क्यों, क्योंकि इन्होंने न्यूक्लियस की खोज इसी में की, यानी न्यूक्लियस की डिस्कवरी इसी में की। उन्होंने बताया कि सेंटर पार्ट न्यूक्लियस होता है, तो उसको न्यूक्लियस मॉडल कह सकते हैं। अकॉर्डिंग टू हिम, इनका क्या कहना था, स्पेस एक्सक्लूडिंग द न्यूक्लियस विच कंटेन्स पॉजिटिव चार्ज आर वोल मास इज एम्प्टी। In this vacant space, electron having negative charge equal to the positive charge in the nucleus
रिवॉल्व सिमिलर टू द प्लेनेट अराउंड द सन। उनका क्या कहना था कि जो सेंटर पार्ट है वो तो हो गया कि उसमें क्या है, सारा पॉजिटिव चार्ज है, और जितना भी उसका द्रव्यमान होता है यानी एटम जो है हमारा, उसका जितना भी मास है वो सारा सेंटर में ही जाके क्या रहेगा, प्रेजेंट रहेगा। अब इतना तो बता दिया, तो यहाँ तक तो हमको पता चल रहा है कि सिर्फ पॉजिटिव चार्ज के बारे में बता। अब नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स कहाँ रहते हैं, तो उनका ये कहना था कि जितना खाली स्पेस है ना, उसमें क्या होते हैं, हमारे इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, और वो उतने ही अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं जितने अमाउंट में हमारा क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। और वो क्या करते हैं, ये सारे क्या करते हैं, इस तरह से क्या होते हैं, जो नेगेटिव चार्ज होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज के आसपास इस तरह से क्या हो रहे होते हैं, रिवॉल्व कर रहे होते हैं। किस तरह से, जैसे कि हमारा प्लेनेट का एग्जाम्पल दिया हमारा, जैसे सन जो होता है उसके आसपास प्लेनेट जो होते हैं है ना, वो घूमते रहते हैं। इसी तरह से इन्होंने ये बताया कि जो हमारा एटम है उसमें भी क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इसी तरह से क्या हो रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे होते हैं। जैसे सन जो होता है सेंटर में होता है, प्लेनेट आसपास घूम रहे होते हैं, इसी तरह से क्या होते हैं, हमारे एटम में भी क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस यानी प्रोटॉन्स जो होते हैं सारे न्यूक्लियस में चले जाएंगे, और उसके आसपास क्या होता है, हमारे इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं, रिवॉल्व होते रहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से क्या हो गया, रदरफोर्ड ने अपना एटॉमिक मॉडल दे दिया। अब रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल की ड्रॉबैक्स यानी लिमिटेशंस क्या थी वो पढ़ लेते हैं। तो यहाँ दिया हुआ है लिमिटेशंस, देयर आर सर्टेन लिमिटेशंस ऑफ रदरफोर्ड्स एटॉमिक स्ट्रक्चर इन स्पाइट ऑफ सच एज एक्सप्लेनेशन ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर। यानी इतने अच्छे से एटॉमिक स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करने के बावजूद भी रदरफोर्ड के मॉडल में क्या क्या रह गए, कुछ लिमिटेशंस रह गई। तो क्या लिमिटेशंस है, सबसे पहला दिस एटॉमिक मॉडल एग्जिबिट्स द फॉलोइंग डिफेक्ट्स। तो क्या क्या डिफेक्ट्स है, इट डज नॉट डिफाइन, क्या क्या डिफाइन नहीं कर पाए ये, स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम, तो एटम की स्टेबिलिटी नहीं बता पाए। इन्होंने ये बताया कि सेंटर पार्ट जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, और उसके आसपास क्या होते हैं, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं। पर एटम जो है वो स्टेबल किस तरह से, उसका एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाए। इट्स डिस्क्रिएट स्पेक्ट्रम, ना ही इन्होंने क्या बताया, स्पेक्ट्रम के बारे में कुछ जानकारी दी। नो डिस्क्रिप्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ना ही जो हमारा एटम होता है उसका इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर कैसा होता है उसके बारे में भी कोई नॉलेज नहीं था इस रदरफोर्ड के मॉडल से, है ना। तो इस तरह से क्या हो गया, रदरफोर्ड के मॉडल में भी कई तरह के ड्रॉबैक्स आ गए। उन्होंने जो बताया कि हमारा जो न्यूक्लियस होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन्स सारे और घूमते रहते हैं। तो एक चीज़ ये भी थी कि अगर इलेक्ट्रॉन्स कहीं ना कहीं इनके आसपास घूम रहे हैं, रिवॉल्व हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, वो कहीं ना कहीं एनर्जी क्या करेंगे, इमिट करेंगे, है ना। और धीरे धीरे एनर्जी जितनी इमिट करते जाएंगे उतना उनका नेगेटिव चार्ज जो होगा वो लेस पावरफुल होता जाएगा, और इसी तरह से जो पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस है वो उनको कहीं ना कहीं अट्रैक्ट करता जाएगा। तो इसी तरह से ऐसे तो फिर हमारा जो एटम है वो स्टेबल ही नहीं रह पाएगा, क्योंकि जैसे ही क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स की कमी आएगी, यानी क्या होगा, ऐसा कहना है कि इलेक्ट्रॉन्स ऐसे घूमते हुए क्या आएंगे, एनर्जी कहीं ना कहीं इमिट कर रहे होंगे। तो इमिट करते हुए कहीं ना कहीं वो क्या हो जाएंगे, न्यूक्लियस के काफ़ी पास आ जाएंगे, और पॉजिटिव चार्ज हाई होगा तो नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा, नेगलेक्ट हो जाएगा एक तरह से। तो इस तरह से हमारा जो एटम होगा वो स्टेबल कैसे रह पाएगा, तो उसकी नॉलेज भी क्या हो गई, रदरफोर्ड नहीं दे पाए थे कि किस तरह से अगर इलेक्ट्रॉन एनर्जी इमिट करेगा फिर भी वो स्टेबल किस तरह से रहेगा। तो इसी तरह से ये कुछ ड्रॉबैक्स है रदरफोर्ड के मॉडल के बारे में। तो आज हमने एटॉमिक मॉडल्स पढ़ी है, कौन कौन से, एक तो थॉमसन का और एक रदरफोर्ड का। ठीक है, अब जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा वो हम पढ़ेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।